हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मुझे तुम्हारी चिंता होती है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं फिर से तुम्हें ना मतलब बताने कुछ आ जाती हूँ तुम्हारी चिंता के कारण है कि कुछ तुम अच्छा कर जाओ, अच्छे नंबर ले आओ, ठीक है ना। मेन बात तो सारी यही है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, लेकिन ये पूरी वीडियो मत देखना। अब तुम सोचोगे भाई मैम कैसी बात कर रहे हो आप, पूरी वीडियो ना देखें। एग्जैक्टली पूरी वीडियो नहीं देखनी, सिर्फ उतनी ही देखनी जितनी तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। उनके मिनट्स यहाँ लिखे हुए होंगे, मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है, तुम्हारे लिए क्या रेलेवेंट होगा। कुछ लोग तो कहते हैं पूरी वीडियो देखिए, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, समथिंग समथिंग लाइक दैट, लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है वो तुम्हें बताने वाली हूँ। ओके, तो उस सेक्शन पे चले जाना, उतने मिनट पे चले जाना, वहां से वीडियो देखना शुरू करना। अब एक बात पे आ जाओ, देखो तुम हो 17-18 साल के, ठीक है, अब तुम हो गए मेच्योर इनफ। मेच्योर इनफ का मतलब है तुम अपनी सोच समझ शक्ति रखते हो कि तुम्हें भी पता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और बुरा मानने वाली बात नहीं, थोड़ी बात करेंगे प्रैक्टिकल। मैं उन खोखले जो होते हैं ना, ऐसे जो वादे कर देते हैं 80 में से 80 लेकर आओगे, तुम 80 में से 75 लेके आओगे, 75 आएंगे ही आएंगे, नहीं बेटे। ओरिजिनल जो हालात हैं, जो हमारी सिचुएशन है वो हमें भी पता है, जो प्रैक्टिकल हालात है ना वो समझ के चलने हैं। आज तक तुम लेकर आ रहे हो 26 मार्क्स, अचानक से तुम 62 या 72 ले आओगे। तुमने बहुत शुरू से मेहनत करनी हो तो करी हुई हो तो ऑफकोर्स तुम ला सकते हो, क्यों नहीं ला सकते। वो कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो अगर तुमने बहुत कोशिश करी है तो आई एम श्योर तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। 26 से तुम्हारे 72 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे। अगर हमारे 26 नंबर आ रहे हैं, हाँ हम कोशिश करेंगे अबव 55 लाने की। तो इस वीडियो को ना मैंने डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी में कि तैयारी बिलो एवरेज बच्चों को कैसे करनी है, एवरेज बच्चों को कैसे करनी है और अबव एवरेज बच्चों को कैसे करनी है। तो तुम ना मन में अपने आप से जानते हो कि तुम कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। बुरा नहीं मानना है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि तुम्हें तैयारी किस स्ट्रैटेजी से करनी है, किस तरीके से करनी है, ताकि तुम्हें ही फायदा हो, ठीक है। और ये मिनट्स हैं बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट के। तो फटाफट से वहां जाके चले जाओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तैयारी हमें करनी है, पूरी वीडियो नहीं देखनी, उतना ही देखना जितना तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बिलो एवरेज वाले बच्चों की तैयारी कैसी होनी चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी से, जो है आपका राइटिंग सेक्शन। अब आपने क्या करना है, नोटिस, इन्विटेशन, जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू द एडिटर, रिपोर्ट या आर्टिकल, इन सबके पहले बहुत अच्छे से फॉर्मेट स्टडी कर लेना है। फॉर्मेट भी अलग से फॉर्मेट में देखोगे आप, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो, सॉल्व एग्जाम्पल्स को 4 से 5 बार बहुत ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के बाद आप क्या करिए, बुक करिए बंद, लगाइए स्टॉप वॉच, और उसके बाद आपको 50 से 55 मिनट के अंदर अपने 4 क्वेश्चंस जो आपने सोचे हैं, चूज करें, वो 4 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम मैनेजमेंट में कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, यानी कि नोटिस को, इन्विटेशन को, लेटर को या आर्टिकल, रिपोर्ट जो भी लिखने वाले हो, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वो देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कितने मिनट किसको देने हैं, ठीक है। तो 50 मिनट के अंदर अंदर आपने करना है अपना नोटिस, इन्विटेशन, लेटर टू द एडिटर या जॉब एप्लीकेशन, रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। इनमें से स्पेशली लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट और आर्टिकल में से वैसे इजी कौन से होते हैं दो, वो मैं आपको अपनी राइटिंग सेक्शन की वीडियो में बताऊंगी, वो भी जरूर देखनी है, काम आएगी आपके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मैं इस तरीके से लिखने वाला हूँ। कम से कम मुझे फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे, बिगिनिंग एंडिंग के मिलेंगे, क्वेश्चन से रिलेट करते हुए मैंने कितना कंटेंट अपने उस राइटिंग पीस में डाला है, तो मुझे उसके भी कुछ नंबर मिलेंगे। ये वाला सेक्शन फिनिश, जिससे आपका रिविजन हो जाएगा। अब आप हो गए थक चुके हो, ऑब्वियसली आपने पढ़ा है 4-5 बार, ऑब्वियसली आपने 50 मिनट के अंदर फिर फिनिश भी किया है, तो आप ब्रेक लो 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का। अब नेक्स्ट हम करेंगे अपना सेक्शन सी, लिटरेचर सेक्शन। वो हम कैसे करने वाले हैं कि सबसे पहले आपने हर चैप्टर की समरी को और थीम को छोटे छोटे ब्रैकेट्स में डिवाइड करके शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में बना देना है, वो आपने याद करना है। उसमें से इंपॉर्टेंट लाइंस को जो आपको मुश्किल लग रही है वो थोड़ी सी अंडरलाइन कर लेनी है। बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड कोई आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग देखकर आप थोड़ा ईजी वर्ड चूज कर लो, ताकि आप कम से कम उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आंसर तो लिख सको उसका आप, ठीक है। तो आपने याद करी समरी, आपने याद करा थीम, शॉर्ट आंसर्स बनाकर, अब आप थोड़े से शॉर्ट आंसर्स भी याद करो, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर्स वो वाले जो थीम और समरी से रिलेटेड लग रहे हैं कहीं कहीं, वो वाले। सारे नहीं याद हो पाएंगे बेटे, बहुत सारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं, सारे याद करने बैठ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो इतने सारे चैप्टर्स है वो एक साथ नहीं हो पाएंगे। देखो जी, टोटल मिला के आपके 19 चैप्टर्स हैं, पोइट्रीज 5 पोइट्रीज मिलाकर, ठीक है। तो उनको आपने सबको अगर आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना मेरे बच्चे, ठीक है। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान देते हुए इस बात को समझना है कि हमने सारे चैप्टर्स के ऑथर के नेम, समरी और थीम, समरी थीम को स्पेशली शॉर्ट आंसर्स ब्रैकेट लगा के शॉर्ट आंसर्स बना लो, और वो छोटे छोटे करके याद करो। इकट्ठा याद करना मुश्किल है ना, इसलिए ये काम हो गया आपका, क्योंकि आपने लेसन्स को करना है इक्वल डेज में डिवाइड, तो उसके अकॉर्डिंग आपने करनी है प्रिपरेशन, वो हो गया आपका काम। तो इस तरीके से सेक्शन सी आपने प्रिपेयर किया कि आप कुछ लिखने लायक हो गए हर आंसर में, चाहे वो लॉन्ग आंसर होगा, शॉर्ट आंसर होगा। शॉर्ट आंसर्स को जोड़ जोड़ के मिलाकर आप लॉन्ग आंसर भी बना सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
और आरटीसीज जो दे रखे हैं ना बेटा आपको, आरटीसीज आपने रीड करते जाने हैं, ठीक है। हर चैप्टर में तीन चार आरटीसी दिए होते हैं। जो भी हेल्प बुक आप यूज कर रहे हो उसमें से आपने आरटीसी रीड करते जाने हैं, तो वो आपने कर लेने हैं हेल्प बुक से तैयार, ठीक है। लास्ट में आ जाओ जी सेक्शन ए पे, क्योंकि अब हम थक चुके हैं, हमारे कम से कम 3 से 4 घंटे लिटरेचर की तैयारी में निकल चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सेक्शन ए। देखो घबराना नहीं है पैसेज को देख के, पैसेज की लेंथ लंबी होती है, मैंने बताया था। आपने स्टार्ट करना है एक छोटे पैसेज से, और स्टार्ट फिर से किससे करना है, एक सॉल्व एग्जाम्पल से। तो पहले आप पढ़ेंगे उस पूरे पैसेज को, पढ़ने के बाद आप उसके आंसर्स लिखेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि आपने सही लिखा कि सही नहीं लिखा, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे प्रैक्टिस, ऐसे आप तीसरा सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे प्रैक्टिस। तो तकरीबन यहाँ भी आपका 1 घंटा निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सॉल्व एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर रहे हो। आप फिर ब्रेक लो 10 मिनट का, 15 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रेक लेना ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिर से एक रेजुविनेटेड स्पिरिट के साथ पढ़ना चाहते हो, फिर से फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना चाहते हो, तो अब फटाफट से जाइए वीडियो के एंड में और जाके देखिए कि मैं क्या इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही हूँ आप सबके लिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स में, जो कि हैं एवरेज कैटेगरी के बच्चे। कोशिश हमने करनी है कि भाई हम अगर बिलो एवरेज है तो हम अबव एवरेज नंबर लेकर आए, एवरेज है तो हम टॉपर बन के दिखाएं, और अबव एवरेज है तो फिर तो ऑब्वियसली हमें 80 और 80 ही चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एवरेज स्टूडेंट्स के ऊपर, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए स्टार्ट हम वही सेक्शन बी से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 4 सॉल्व राइटिंग पीसेस की। उसके बाद आपने वो रीड करे, उसके बाद आपने बुक करी बंद, आपने सॉल्व राइटिंग पीसेस को ही सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद आपने एक और 4 राइटिंग पीसेस का सेट लिया है, जो आपने सेट करी टाइम लिमिट, और 40 मिनट के अंदर अंदर आपने 45 मिनट के अंदर अंदर 45 मिनट के अंदर आपका टारगेट बना के चलना है, स्टॉप वॉच शुरू करके कि आपको वो खत्म करना ही करना है। फिर आप आ जाइए सेक्शन सी यानी कि लिटरेचर पे। अब यहाँ कैच क्या है देखिए बेटा, थीम और समरी आपको याद करनी ही है, शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में ब्रैकेट लगा के आप याद कर लीजिए। टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है वो भी समझ लीजिए, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स में आप याद करने चलिए, शॉर्ट आंसर्स बहुत सारे नहीं याद करने होते हैं, जो थीम या समरी से रिलेटेड होते हैं वो ही याद करने होते हैं। साथ साथ करते चलिए अंडरलाइन वैल्यू पॉइंट्स, जो कि आपको आंसर शीट में भी करने होंगे, ठीक है। आंसर शीट में वैल्यू पॉइंट करने का फायदा होता है, उसको जो आपका एग्जाम एवेल्युएट कर रहा होता है, आंसर शीट जो चेक कर रहा होता है, उसको लगता है हाँ बच्चे ने लेसन पढ़ा है, तभी तो वो इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहा है। तो साथ साथ वैल्यू पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाइए कि ये वैल्यू पॉइंट्स तो मेरे एग्जाम में आना ही आना चाहिए, ठीक है ना, आंसर्स में आना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे अब आपने शुरू कर दिए लॉन्ग आंसर। सारे लॉन्ग आंसर याद नहीं करेंगे, थीम और समरी से रिलेट करते हुए जो लॉन्ग आंसर है आप वो याद करेंगे। याद कर पाए ठीक, नहीं याद कर पाए तो लॉन्ग आंसर्स को कर लो ब्रैकेट्स में डिवाइड, 3 पार्ट्स में शॉर्ट आंसर बना के फिर याद कर लो, याद करने में आसानी होगी आपको, ठीक है ना। और अगर आपसे लॉन्ग आंसर नहीं भी याद हो रहे तो कम से कम 4 से 5 बार उन्हें रीड कर लीजिए, आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ जाएंगे शॉर्ट आंसर्स को, थीम को, समरी को, कुछ वहां से आइडियाज लेकर आप लॉन्ग आंसर का काम फिनिश कर सकते हो, ठीक है। और आरटीसीज जो दे रखे हैं ना बेटा आपको, आरटीसीज आपने रीड करते जाने हैं, ठीक है। हर चैप्टर में 3-4 आरटीसी दिए होते हैं। जो भी हेल्प बुक आप यूज कर रहे हो उसमें से आपने आरटीसी रीड करते जाने हैं। फिर आ जाएंगे सेक्शन ए पे। सेक्शन ए की स्ट्रैटेजी बहुत ईजी है, 2 पैसेज लीजिए, एक केस बेस लीजिए, एक फैक्चुअल लीजिए, टाइम लिमिट सीधा सेट कीजिए, लेकिन ये पैसेज सॉल्व होने चाहिए, सॉल्व पैसेज। बिना उनके आंसर्स देखे आपने पैसेज रीड करा, आंसर्स अटेम्प्ट करे, फिर अपने आंसर्स चेक करे। ऐसे ही एक और सेट प्रैक्टिस करेंगे, फिर से एक डिस्क्रिप्टिव लिटरेरी या फैक्चुअल पैसेज, और उसके साथ करेंगे केस बेस्ड पैसेज। आपके पास हेल्प बुक्स होती है, उनमें से आप कर लीजिए पैसेज चूज, और फिर करिए आप फिर से एक सॉल्व पैसेज सॉल्व, ठीक है। सॉल्व होना चाहिए, आंसर्स नहीं देखेंगे, सिर्फ पैसेज पढ़ेंगे, आंसर्स बाद में चेक करेंगे कि मैंने कितने सही लिखे, मेरी कहाँ गलती हुई, मैं कहाँ लैग बिहाइंड कर गया या कर गई, ठीक है ना। हाँ, अब याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको 1.5 से 2 घंटे हो जाए पढ़ते हुए, कुछ भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन से, आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा मोबाइल चेक कर लीजिए, स्नैपचैट देख लीजिए, इंस्टा देख लीजिए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ चीजें हमारे माइंड को सच में रिलैक्स करती हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। या थोड़ा बाहर घुमाइए, क्योंकि बहुत देर से आप पढ़ रहे थे, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा बाहर जाएं, 5-10 मिनट थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करें, और फिर अगला सेक्शन कंटिन्यू करें, या अगला 1.5 से 2 घंटा जो आप कंटिन्यूस पढ़ते हैं वो, क्योंकि ब्रेक मिलना बहुत जरूरी होता है फिर से एक रिफ्रेश माइंड से पढ़ने के लिए, ठीक है। अब फटाफट से जाइए वीडियो के एंड में और जाके देखिए कि मैं क्या इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही हूँ आप सबके लिए। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अबव एवरेज स्टूडेंट्स का, जो बनने वाले हैं टॉपर, 80 में से 80 लेके आने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो खैर बिलो एवरेज हो या अबव एवरेज हो, 80 में से 80 सारे लेके आ सकते हैं। सिर्फ आप उसमें मेहनत कितनी डाल रहे हैं, उस पर वर्क कितना कर रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है इंटायरली। मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप देखिए आप खुद पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं और कितना उस ट्रस्ट को मेंटेन करके सबको प्राउड फील करा सकते हैं।
अब देखो थोड़ी सी बात शायद आपको मन में छुपे कि देखो अबव एवरेज बच्चे जो होते हैं ना थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें तो आता है सब कुछ, पर ऐसा ना हमेशा नहीं होता बेटे। कई बार ये हमें ना सॉल्ड एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज का लेवल और बेहतर करने का तरीका समझ में आता है। हमें वो खास वोकेबलरी के वर्ड समझ में आते हैं जो हमें यूज करने चाहिए और इससे हमारा आंसर बहुत बेहतरीन बन सकता है। जैसे मैंने कुछ आंसर शीट्स चेक करी तो आई वॉज इन ओ मतलब मैं हैरान थी कि इतना इनक्रेडिबल आंसर लिखा हुआ था कुछ बच्चों ने। तो मतलब इतने बढ़िया आंसर्स लिखे हुए थे कि उन्हें पढ़ने के बाद लगा कि फुल ऑन फुल मार्क्स दो, और हमने दिए भी वो आंसर्स चेक करने के बाद। तो इस तरीके से आई एम श्योर आपको भी फुल ऑन फुल मार्क्स मिल सकते हैं, राइटिंग सेक्शन में भी और लिटरेचर में भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, यानी कि 80 on 80। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सुन लीजिए फटाफट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वही सेक्शन बी से, सॉल्ड एग्जाम्पल्स हम भी जरूर पढ़ेंगे, कहीं हम भी फॉर्मेट में कंफ्यूज ना हो जाए और हमारे से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उस तरीके की ना लैंग्वेज बेटा लिखी होती है, ठीक है, हमारी जो हेल्प बुक्स होती है उनमें। आपने यहां पढ़े सॉल्व क्वेश्चन, आपने की बुक बंद, आपने करे नहीं सॉल्व क्वेश्चन दोबारा, आपने करे अनसॉल्व प्रैक्टिस, ठीक है। आप देखिए आपका स्टैंडर्ड मैच कर रहा है सॉल्व किए हुए एग्जांपल्स के साथ कि नहीं। आप करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपने चारों राइटिंग पीसेस के प्रैक्टिस करने हैं, नोटिस के भी और इन्विटेशन के भी और लेटर टू द एडिटर या जॉब एप्लीकेशन या रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल, जो भी आपने करना है स्टॉप वॉच के साथ करना है। माइंड करिए इस बात को, हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉप वॉच के साथ करना है। आपका टाइम 50 से 55 मिनट का है, 50 to 55 मिनट, जिसमें आपका सेक्शन भी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है जी। आपने कर लिया अपना सेक्शन बी तैयार टाइम के अकॉर्डिंग। अब आप आ गए सेक्शन सी पर। सेक्शन सी ब्रेक लेने के बाद 10-15 मिनट ब्रेक लेने के बाद सेक्शन सी पे आ गए, जो है आपका लिटरेचर का सेक्शन। इस सेक्शन में आप ऑफकोर्स थीम पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि रीड करते ही आपको समझ आने लग जाती है चीजें, अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं आप। साथ साथ करेंगे वैल्यू पॉइंट्स अंडरलाइन। थीम और समरी से रिलेटेड और टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके थीम और समरी से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें साथ साथ वैल्यू पॉइंट अंडरलाइन करिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स उनको कम से कम 4 to 5 टाइम्स रीड करिए। रीड करते ही आपका अंडरस्टैंडिंग के साथ वो मैच करेगा और आप झट से उसे समझ पाएंगे, वैसा का वैसा लिख भी पाएंगे। मैं इस बात के लिए बहुत श्योर हूँ, आप लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ, लिटरली आंख बंद करने वाला ट्रस्ट, ठीक है। फिर आपने वो वैल्यू पॉइंट अंडरलाइन एग्जाम में भी करने, याद रखिएगा, आंसर शीट में भी अंडरलाइन करने, ठीक है। और आरटीसीज जो दे रखे हैं ना बेटा आपको, आरटीसीज आपने रीड करते जाने हैं, ठीक है। हर चैप्टर में 3-4 आरटीसी दिए होते हैं। जो भी हेल्प बुक आप यूज कर रहे हो उसमें से आपने आरटीसी रीड करते जाने हैं। फिर आप फिर से थोड़ा ब्रेक लीजिए, जब आपने 3-4 घंटे 2-3 घंटे पढ़ लिया फिर से ब्रेक लीजिए और फिर आ जाइए सेक्शन ए पे, जिसमें आप करेंगे सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व। अनसॉल्व इसलिए नहीं कि आप अपने आंसर्स को थोड़ा सा टैली नहीं कर पाते, पहले आप सॉल्व ही उसको आप करेंगे अटेम्प्ट, सॉल्व पैसेज पढ़ेंगे, आंसर्स नहीं देखेंगे, बाद में आंसर टैली करेंगे, फिर अनसॉल्व की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो दैट्स इट। आपने आरटीसीज भी पढ़ ली है, आपने शॉर्ट आंसर्स पढ़े, लॉन्ग आंसर्स पढ़े, आपने समरी पढ़ा, थीम पढ़ा। आई एम श्योर आप लिटरेचर में भी बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। इनफैक्ट आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वैसे तो खैर बिलो एवरेज हो या अबव एवरेज हो, 80 में से 80 सारे लेके आ सकते हैं। सिर्फ आप उसमें मेहनत कितनी डाल रहे हैं, उस पर वर्क कितना कर रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है इंटायरली। मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। आप देखिए आप खुद पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं और कितना उस ट्रस्ट को मेंटेन करके सबको प्राउड फील करा सकते हैं। ये मैं बात कहने वाली हूँ आप सब बच्चों के लिए, वैल्यू पॉइंट्स अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है राइटिंग सेक्शन में, लिटरेचर सेक्शन में, जब आप आंसर शीट्स पे आंसर लिख रहे होंगे उस टाइम, ठीक है। देखो जी टोटल मिला के आपके 19 चैप्टर्स हैं, पोइट्रीज 5 पोइट्रीज मिलाकर, ठीक है। तो उनको आपने सबको अगर आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना मेरे बच्चे, ठीक है। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान देते हुए इस बात को समझना है कि हमने सारे चैप्टर्स के ऑथर के नेम, समरी और थीम, समरी थीम को स्पेशली शॉर्ट आंसर्स ब्रैकेट लगा के शॉर्ट आंसर्स बना लो और वो छोटे छोटे करके याद करो। इकट्ठा याद करना मुश्किल है ना, इसलिए उसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो राइटिंग सेक्शन में आप जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू द एडिटर चूज कर रहे हो या आप रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग चूज कर रहे हो, उसमें से आपको कौन सा इजी लगता है। तैयारी आपने दोनों की रखनी है, लेकिन जो आपको ज्यादा इजी लगता है प्रैक्टिस उसकी ज्यादा करना, आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी। पर अगर दूसरा क्वेश्चन हमें ज्यादा टफ लगा, फॉर एग्जाम्पल जिसकी तैयारी हमें बहुत है पर क्वेश्चन बहुत टफ है, हमें समझ नहीं आ रहा है जबकि वैल्यू पॉइंट्स दिए हुए, फिर भी तो दूसरा अटेम्प्ट करने के लिए भी रेडी रहना। आई एम श्योर इस स्ट्रैटेजी से आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। All the very best.